तो हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें मैंने लेक्चर दिया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के ऊपर। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसमें चार्ज के हर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है, क्वांटेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात किया है, कंडक्शन के बारे में बात किया है, इंडक्शन के बारे में बात किया है। तो इन लेक्चर्स को आप मेरे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th लिखेंगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा। अब उस वीडियो में मैंने ख़त्म किया था क्वांटेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और ये पूरा सीरीज में जेईई एडवांस का लेके चल रहा हूँ। एडवांस तक का मैं पूरा इसमें क्लियर करूँगा, साथ में नीट वाले भी देख सकते हैं, बोर्ड वाले तो देख ही सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं उसमें मैंने यही बोला था कि चार्ज के ऊपर अभी मैं थोड़ा 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, उसके ऊपर बात करूंगा। उसके बाद फिर कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट कर दूंगा इसी वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो ये है कि आपके सामने यदि 3 बॉडी हो, ए, बी और सी, 3 बॉडी हमने लिया है, ए, बी और सी, और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है और इंसुलेटेड है। तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, तीनों के तीनों आइडेंटिकल है, ठीक है। एक बॉडी पे चार्ज है +3 माइक्रोकूलम, दूसरे बॉडी पे भी चार्ज हमने ले लिया मान लो +3 माइक्रोकूलम, और तीसरे बॉडी पे चार्ज हमने ले लिया -6 माइक्रोकूलम। ये हमने 3 बॉडी पे अलग अलग चार्ज ले लिया। अब क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि यदि हम A को C से टच कराएं और टच कराने के बाद इनको दूर कर दें, डिस्टेंस अपार्ट, और फिर से दूसरा कंडीशन कह रहा है कि B को C से टच कराएं, और फिर क्या कर दें, इनको भी डिस्टेंस अपार्ट, एक दूसरे से दूर रख दें। तो फाइनली जो ए, बी, सी पे जो चार्ज आएगा उनमें अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। और इसमें दूसरा बात कर रहा है कि ए और सी के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से यहां करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीजें आप जान जाइए। बेसिक चीज इसमें यह है कि यदि 2 आपके पास बॉडी है, एक के पास चार्ज Q1 है, दूसरे के पास चार्ज Q2 है, और इन दोनों बॉडी को टच करा के और हम अलग कर दें तो दोनों पे कितना चार्ज आएगा। 2 बॉडी को टच कराएं और अलग अलग कर दें। जैसे कि क्या होता है, आपने पढ़ा होगा हीट एनर्जी कि एक बॉडी का टेम्परेचर हायर है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर लोअर है, दोनों को टच करा के दोनों को दूर करें तो क्या होता है, टेम्परेचर हायर से लोअर में जाता है और तब तक होता रहता है। दोनों के बीच में टेम्परेचर का ट्रांसफर, हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पे बराबर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। उसी तरह चार्ज का ये, एक बॉडी पे Q1 चार्ज है, दूसरे बॉडी पे Q2 चार्ज है, दोनों को क्या कराना है, कांटेक्ट कराना है, कांटेक्ट करा के दूर कर देना है। जब दूर करेंगे तो पूछेगा उन पे कितना चार्ज आएगा। तो इस पे फार्मूला मैंने बताया था, क्या फार्मूला क्या लगाइएगा, इन दोनों को जोड़ के और बाई 2 कर दीजिएगा। Q1 + Q2 को जोड़ के बाई 2 कर दीजिएगा, तो जो भी चार्ज आएगा वही चार्ज मिलेगा इसको भी और वही चार्ज मिलेगा इसको भी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और सी को टच कराना है, तो ए और सी को टच कराना है, ठीक है। तो ए और सी को जब आप टच कराओगे तो फॉर्मूला हमारा है QA + QC/2 = Q। तो अब बताइए कि ए पर कितना चार्ज है, तो ए पर चार्ज है 3,
सी पे चार्ज है -6 एंड बाई 2, तो कितना आया? तो आया आपका -3/2 आया, -3/2 आया। मतलब कि जब ए और सी को टच करा के और जब अलग अलग रख देंगे तो ए पर चार्ज कितना आ जाएगा? -3/2, और सी पे भी चार्ज कितना आ जाएगा? -3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सी पे चार्ज हो गया -3/2 और ए पे चार्ज हो गया -3/2। फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अब बी और सी को टच कराइए, फिर इनको अलग कर दीजिए। तो ये वाले बी को नहीं, अब बी आपका बदल चुका है और बी तो वही है, सी आपका बदल चुका है। इसमें बी और सी को टच कराना है तो आपका सी बदल चुका है, इस वाले सी से टच नहीं कराना है, आपको इस वाले सी से टच कराना है, क्योंकि अब सी पे चार्ज आ चुका है -3/2। क्लियर है? तो अब अगले कंडीशन में क्या है, कह रहा है कि बी और सी को टच कराइए। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? Q = QB + QC/2। तो बताइए QB पे कितना चार्ज है? 3 है, और QC पे कितना चार्ज है? तो -3/2 है, एंड अपान 2। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो आएगा ऊपर 3 × 6 - 3, 3 × 6 - 3, 3/2, 3 × 6 - 3, तो कितना आएगा? 3/2, एंड अपान बाई 2 है तो 4 हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 3/2। ध्यान दीजिएगा एलसीएम है ये, 3 × 6 एंड -3, तो 3 बचेगा, एंड अपान 2 तो 3/2, और अपान 2 है तो 3/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली बी पे कितना चार्ज आया? तो 3/4 आया प्लस में, और सी पे कितना चार्ज आ गया? तो सी पे आ गया 3/4। तो इस तरीके से फाइनली ए पे चार्ज कितना हुआ? -3/2, बी पे चार्ज कितना हुआ? +3/4, और सी पे भी चार्ज कितना हुआ? +3/4। अब इसको थोड़ा सा हम अलग लिख लेते हैं। अब अलग लिखेंगे तो ए पे चार्ज आया है -3/2, बी पे चार्ज आया है आपका 3/4, और सी पे चार्ज आया है आपका 3/4। अब क्वेश्चन में जाके देखिए क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन, और ए और सी के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। तो आप खुद ही देख लीजिए ए और बी के बीच में क्या हो रहा है। तो ए और बी के बीच में होगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। ए और सी के बीच में क्या हो रहा है? तो ए और सी के बीच में ये भी नेगेटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है। वही बी और सी के बीच में क्या हो रहा है? तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं आंसर। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इसी के ऊपर जो अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अगर मान लो कि ए पर चार्ज है आपका Q और बी पे आपका चार्ज है Q, और एक कोई बॉडी C है जो कि अनचार्ज है, अनचार्ज है। अब अनचार्ज का मतलब होता है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। ठीक है? तो कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर हम A को C से एक बार टच कराएं, A को C से टच कराएं एंड डिस्टेंस अपार्ट, और इनको दूर कर दें। फिर से B को C से टच कराएं एंड डिस्टेंस अपार्ट, इनको दूर कर दें। तो फाइनली बताइए A पे, B पे और C पे कितना चार्ज आएगा। ठीक है? तो कंडीशन वही है कि सबसे पहले A और C को टच कराना है। तो A और C को टच कराएंगे तो A पे कितना चार्ज, ध्यान दीजिएगा, A और C को टच कराना है तो QA + QC एंड बाई 2। तो A पे कितना चार्ज है? Q, C पे 0 एंड अपान 2, तो कितना आया? Q/2। तो फाइनली A पे कितना चार्ज आया? तो A पे अब चार्ज आ गया आपका Q/2, और चूंकि आपने C से टच कराया है तो C के ऊपर भी चार्ज कितना आ गया? Q/2।
आपको पता ही है कि चार्ज बराबर बराबर बढ़ जाता है। क्लियर है? तो टोटल चार्ज जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो जितना आएगा वही दोनों पे बढ़ जाएगा। क्लियर है? Q/2 Q/2। अब उसी तरीके से B और C को टच कराना है। जब B और C को टच कराएंगे तो Q+0/2 Q/2। तो अब जो है यहां पे इस वाले C को नहीं लेंगे, C आपका क्या हो चुका है? Q/2 हो चुका है। तो इस वाले C को इस वाले B से क्या कराना है? टच कराना है। अब इनको टच कराना है। जब इनको टच करा के अलग करेंगे तो क्या बचेगा? तो ध्यान दीजिएगा, Q = QC + QB, इन दोनों को टच करा के n/2 कर देंगे तो जो भी चार्ज आएगा वही चार्ज इस पे भी होगा, वही चार्ज इस पे भी होगा। तो QC पे कितना चार्ज है? तो Q/2 है। B पे कितना चार्ज है? तो Q है और अपान 2। तो ऊपर क्या आया? ऊपर आया 3Q/2, ऊपर आया 3Q/2 और नीचे भी 2 है तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो आएगा 3Q/4। तो Q की वैल्यू आई 3Q/4। इसका मतलब फाइनली आपने C और B को टच कराया था तो अब C पे चार्ज हो गया 3Q/4 एंड B पे भी चार्ज हो गया 3Q/4। तो अब आप बता सकते हैं कि A पे चार्ज होगा Q/2, C पे चार्ज होगा 3Q/4 और B पे चार्ज होगा 3Q/4। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है बराबर। अब आगे ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम कराने वाले हैं वो ये कराने वाले हैं, ठीक है, कि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और बराबर किसी भी एग्जाम में बराबर आता रहता है, ठीक है, मेंस में खास करके। तो ये देखिए, यदि किसी भी बीकर में, मान लो कोई बीकर है, इसके अंदर है 100 ग्राम वाटर लिया हमने, 100 ग्राम वाटर ले लिया, 100 ग्राम वाटर, और इसमें पूछ देगा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये पता करना होगा कि अगर एक बीकर में H2O है 100 ग्राम तो इसमें अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट रूल बताता हूं। क्या? सबसे पहले आपको n निकालना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा। और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने का तरीका क्या है? तो आपको क्या करना है, आपको लेना है टोटल सब्सटेंस का जो वेट है वो कितना है 100 ग्राम, और साथ में H2O का मॉलिक्यूलर मास लिखना है 18 ग्राम, इंटू एवोगाद्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, इंटू H2O के पास कितने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल हो सकते हैं। तो भाई साहब H2 है, H2 है, तो H2 के पास कितने? H के पास एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, तो कोई भी एक आपको बताना है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 क्या हो गए 10, तो टोटल 10 का यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 100 ग्राम अपन 18 ग्राम इंटू एवोगाद्रो नंबर इंटू 10, ये आपका हो गया n। अब n निकल जब जाएगा तो सीधे क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला जानते हैं, Q = Ne। ये जो n आया उसमें e का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा Q = 100 ग्राम अपन 18 ग्राम इंटू एवोगाद्रो नंबर इंटू 10 इंटू ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो टोटल आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पता चल जाएगा। क्लियर? तो जितना Q आएगा उतना ही पॉजिटिव होगा और उतना ही क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस अगर देता है H2O, CO2 कुछ भी देता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल जो मास होगा वो रखेंगे अपन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाद्रो नंबर इंटू उसमें जो नंबर ऑफ चार्जेज हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, उनको यहाँ रख देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, जैसे अगर CO2 होता है तो CO2 का कैसे निकालते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन 6, तो कार्बन के पास 6 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं,
लेकिन O2 है तो 16 हो गया, तो 16 और प्लस 6 कितना हो गया, 6 6 12 22। तो यहाँ पे आपको 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, 22 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। क्लियर है? तो आप एटॉमिक नंबर से भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन देता है तो आप आराम से कर सकते हो, आराम से। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार है। वो ये कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास, आपको कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अ 3.11 ग्राम कॉपर पेनी, कॉपर पेनी क्लियर है? जहां पे इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, किसका, कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है क्वेश्चन में 63.5, एंड एटॉमिक नंबर आपको पता ही है कॉपर का क्या होता है, एटॉमिक नंबर आपका होता है 29 होता है। क्लियर है? अब इसमें भी आपको वही बताना है, क्या, अमाउंट ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले n निकालेंगे। तो n के लिए मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो गिवन मास होगा, तो गिवन मास कितना है 3.11 अपान मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया भाई साहब, एटॉमिक मास 63.5 हो गया कॉपर का, इनटू एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23, और इनटू कॉपर में खुद कितने पार्टिकल्स हैं, तो कॉपर में खुद कितने पार्टिकल्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है 29, तो क्या करेंगे 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे n निकल जाएगा। और Q निकालने के लिए आपको चार्ज निकालना है ना, टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे Ne, फिर यहाँ पूरा n की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम, आपको Q की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आप ये कमेंट करके डाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है, कि यदि एक ग्लास रॉड है, और इस ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे रब किया जाए, ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि अगर किसी ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे रब करते हैं, क्लियर है, तो वहां पे टोटल चार्ज आपका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड एक्वायर, जो ग्लास रॉड है वो एक्वायर कर लेता है कितना चार्ज, तो एक्वायर करता है ये प्लस 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज एक्वायर कर लेता है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाई ग्लास रॉड। ये क्वेश्चन है कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े पे रगड़ा जाए तो ग्लास रॉड एक्वायर कितना किया, प्लस इतना चार्ज एक्वायर किया। तो क्वेश्चन ये है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ग्लास रॉड के द्वारा। तो ग्लास रॉड के द्वारा कितना लॉस हो गया, कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन का। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको निकालना हो तो किसका यूज करते हैं, क्वांटाइजेशन का, जो कि होता है Q = Ne। ठीक है, अब यहां पे आपको n निकालना है, तो n = Q/E हुआ। तो टोटल कितना चार्ज एक्वायर किया है, तो 19.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और अपन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये और ये आराम से क्या होगा, कट जाएगा, और आपको डिवाइड करना पड़ेगा 19.2 में 1.6 का, तो आपका टोटल आ गया 12, n = 12।
इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लॉस कर दिया है। ठीक है, किसने, ग्लास रॉड ने। फिर कह रहा है कि फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर बाय सिल्क, फाइंड द नेगेटिव चार्ज एक्वायर बाय सिल्क। तो ये तो अपने बुद्धि के ऊपर है भाई साहब, कि ग्लास रॉड जितना पॉजिटिव एक्वायर करेगा ठीक उतना ही सिल्क नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो सिल्क कितना नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, तो सिल्क जो है -19.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम चार्ज एक्वायर करेगा। ग्लास रॉड जितना पॉजिटिव एक्वायर करेगा, सिल्क उतना ही नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक्वायर करता है। ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है इज द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, क्या ग्लास से सिल्क में मास का भी ट्रांसफर हो रहा होगा। तो ये बताइए बंधुओं कि जब कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है। मास कितना होता है, 9.1 10 की पावर -31 kg, इतना मास होता है, जो कि बहुत कम है लेकिन मास तो होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो है, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ मास को भी लेके जा रहा है। तो यस, ग्लास रॉड मास का भी ट्रांसफर करेगा टू द सिल्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चंस कराए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। ठीक है, जिसको हम चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं बस वही क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और है जिसको हम आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, या आपको हम उसको होमवर्क में दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसी वीडियो में या तो मैं साइड में लगा दूंगा क्वेश्चंस को, या तो आपके डिस्क्रिप्शन में मैं PDF बना के डाल दूंगा। वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, वो पूरा JEE मेंस और एडवांस के लिए ही है। क्लियर है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, जो भी लेक्चर दे रहा हूँ, उसको ईमानदारी से अगर आप करेंगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे सीधे किसकी, कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। और इस कूलम्ब्स लॉ के ऊपर भी अच्छा क्वेश्चंस पूरा लेके आऊंगा मैं, पूरा एडवांस तक क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। क्लियर है। तो इस वीडियो को मैं अभी यही रोकता हूं, अगले लेक्चर में मैं कूलम्ब्स लॉ लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।